के रहेगा कहने वाला। और आज जो कहने वाला है उनको एक्टिंग का स्कूल कहा जाता है। और उनके स्कूल तो नहीं, उनके घर में हम जरूर मौजूद हैं। नवाज साहब, स्वागत आपका। ये बताइए कि ये जो एक्टिंग का स्कूल और ये सब डेफिनेशन बन गई हैं, ये प्रेशर डालती हैं? ऑफकोर्स प्रेशर डालती है क्योंकि बहुत जल्दी टैग कर देते हैं लोग इतने बड़े बड़े लफ्ज़ों से। तो उससे ऑफकोर्स डर तो लगता है जायज़ क्योंकि नहीं है क्या? जायज़ नहीं है क्योंकि एक्टिंग का मयार जो है वो इतना बड़ा है कि हम जैसे लोग आएंगे, हज़ारों लोग जाएंगे, लेकिन उसका मयार हमेशा बहुत बड़ा रहेगा। अ, इतना वास्ट है ये क्योंकि मैं भी एज एन एक्टर जितनी डेप्थ में जाता हूँ उतना कैरी होता है वो। कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए एक्टिंग में, सिर्फ एक्टिंग में ही। तो ऐसा लगता है कि अभी तो 0.1% कुछ पकड़ा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आई थिंक बहुत सारी जिंदगियां मिले तो शायद थोड़ा बहुत जान पाए एक्टिंग के बारे में। लेकिन जो मकाम आपने हासिल किया है अभी तक, क्या कभी ऐसा लगता है कि यही चाहिए था, या चाहिए तो ये था पर ये वो तो नहीं है? मैं सच बताऊं, मुझे तो यही चाहिए था। मैं उस ख्याल में आया ही नहीं था कि मैं एक दिन मुझे कुछ स्टार बनना है, फेमस होना है। मुझे था कि मैं एक्टिंग करूंगा, भले सिनेमा में ना हो, टीवी सीरियल में करूंगा, टीवी में ना हो तो थिएटर में करूंगा, स्ट्रीट प्ले करूंगा, लोगों के घरों के आगे करूंगा। मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह के किरदार मुझे पसंद आते हैं, थैंक गॉड इंडस्ट्री मुझे उस तरह के किरदारों में देख रही है। और वो किरदार जो रियलिस्टिक हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, उस किरदारों में मुझे मज़ा आता है। और उस तरह के किरदारों में मुझे प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती तो ये मतलब आप कह रहे हैं आप सिर्फ एक्टिंग करने आए थे, वो कहीं भी होती? है? कहीं भी होती, हाँ। ये पैशन है या ये जुनून जो है ये कैसे आया? आपको अंदाजा हुआ कि आ रहा है ये जुनून? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बचपन में आपको ट्रिगर करती हैं। कुछ लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे बचपन में जब हम लोग टीवी में देखते थे, डॉक्यूमेंट्री में बहुत देखता था। और उसमें ऐसे लोगों को देखता था जो रियल होते थे और जिनको मालूम नहीं होता था कैमरा कहाँ रखा है, और वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उनको कैमरा कैच कर रहा है। और हमें लगता था कि यार एक्टिंग, जो एक्टर एक्टिंग करता है, वो स्टार एक्टिंग करता है, वो अलग है। और इसको पता ही नहीं कि कैमरा कहाँ है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको मालूम नहीं है कैमरा कहाँ है। तो उस तरह की कुछ चीज़ों ने ना बहुत इंस्पायर किया मुझे। और ऑफ कोर्स उसी दौरान हम लोग पैरेलल सिनेमा भी देखते थे, जैसे नसीर साहब की फिल्में, ओमपुरी की, या पंकज साहब की फिल्में देखते थे। कमल जी की कुछ फिल्में कमल जी की देखते थे। तो उन्हें लगता था कि ये एक्टर ना बहुत अलग है, अलग किरदार निभाते हैं ये, और बहुत ही ऐसे लगते जैसे हमारे आसपास के हैं, हमारी कॉलोनी के या हमारे मोहल्लों के या हमारे शहरों के लोग हैं ये। तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पर्श में नसीर साहब ने जो वो रोल किया, तो लगता था हाँ, अंधे तो ऐसे ही होते हैं। अब तक हम फिल्मों में देखते थे कि अंधा जो है ऐसे ऐसे करता है, लेकिन जब हमने स्पर्श देखी फर्स्ट टाइम, तो नसीर साहब ने ग्लास बिल्कुल डेफिनेटली ग्लास उठाया और पानी पिया। उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये देख के मैं शॉक्ड हुआ। उस मतलब इस तरह के किरदार देख के जो लगे कि यार वाकई ऐसे होते हैं चीज़ें, ये तो बिल्कुल सच सच है, ऐसे ही होते हैं। उन चीज़ों से बहुत इंस्पायर हुआ था। नसीर साहब से मिले उसके बाद? अब तो आप कई बार मिले होंगे। हाँ, कई बार, 2-3 बार मिला। एक बार हालांकि फ़िल्म हमने साथ में की, 2-3 फिल्में कभी, लेकिन आमने सामने नहीं हुआ कभी। बट नसीर साहब का भी हमारा, हम दोनों का बड़ा ये था कि उन्होंने बोला भी था एक बार मुझे कि कभी साथ में काम करते हैं। तो और वो हमारी तो बचपन से ख्वाहिश है, लेकिन वो कभी अभी पूरी हुई नहीं एक्चुअली अभी। उनसे मिलके लगा कि ये वही था, जो ये वही शख्स है जिसके बारे में सोचा था, ये अलग ही हैं? वही है वो। इतना जब उनसे आप रियल लाइफ में मिलते हैं, इतनी नॉलेज है उनके पास एक्टिंग की स्पेशली। तो बस एक्चुअली जो आप कह रहे थे मुझे पाठशाला, एक्चुअली पूरा वही स्कूल तो वो है एक्चुअली। क्योंकि जब हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाने आते थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे बैच के साथ उन्होंने नहीं कोई क्लास की, लेकिन जब वो मैंने देखा है, जब वो हमारे सीनियर के साथ, सीनियर बैच के साथ काम कर रहे होते थे, उन एक्टर्स को मैं पहले देखता था और नसीर साहब की वर्कशॉप के बाद फिर देखा, तो बहुत फ़र्क आता था। तो पता चलता था कि हाँ, उनको सिखाना भी आता है। ये भी बात है, सिखाना भी आता है। हालांकि एक्टिंग कहते हैं ना कि सिखाई नहीं जा सकती,
बट नसीर साहब सिखा सकते हैं, ये एक खूबी है उनके अंदर। ये जो जुनून है, जो कह रहे हैं आप कि इसी वजह से तो मैं यहाँ आया, इस जुनून की कीमत चुकानी पड़ी कोई? मैं सच बताऊं, ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी की किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रिएटिव कोई भी फील्ड हो, उसमें टाइम बहुत चाहिए, पैशन चाहिए। और आप कंप्लीट या क्रैक तभी कर सकते हो उसको जब आपको ये दुनियादारी है, ये वो थोड़ा सा इससे अलग होना पड़ेगा। एक मैडनेस की लेवल पे जाना पड़ता है आपको। आप सोचते हैं कि मैं सारी चीज़ें निभा लूँगा, घर परिवार जॉब ये वो सारी चीज़ें, और मैं एक्टिंग भी कर लूँगा। हाँ, आप कर सकते हैं, बट कुछ क्रिएट अगर करना है तो उसके लिए मैडनेस चाहिए। और मैड जो लोग होते हैं, मैड मैन पीपल जो होते हैं, उनको सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो डेफिनेटली बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं आपको, ये तो फैक्ट है। कोई भी क्रिएटिव फील्ड लो, चाहे विंसेंट वैन गॉग हो, चाहे वो पेंटिंग में इतने बड़े, और कितने भी, मतलब इवन चाहे इन्वेंशंस हों, जो साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंशंस किया, उस वक्त पे उन लोगों को पागल ही कहा गया। वो अपने आप को बिल्कुल अलूफ रख लेते थे और कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर, कई बार फेल भी होते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर करते थे। वो समझ में आता है, दुनिया समझ नहीं पाएगी हमको। नहीं पाएगी। आपको नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी उसके लिए, और नॉर्मल लाइफ में आपकी सोसाइटी भी आती है, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, आपके सब आते हैं, आपके दोस्त यार भी आते हैं, आपको सारे नॉर्म्स निभाने पड़ते हैं। जब एक्टिंग ऐसी करनी है जो जिंदगी लगे, तो जिंदगी में भी एक्टिंग हो सकती थी? मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी में लोग ज़्यादा एक्टिंग करते हैं। आप भी करते हैं? सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। शायद मैं भी एक किरदार निभा रहा हूँ अभी बैठ के आप भी किरदार निभा रहे हो। तो रिश्तों में एक्टिंग भी तो हो सकती थी, फिर क्या दिक्कत थी? वो वाली एक्टिंग मैं बहुत वीक हूँ उसमें, वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि अब मुझे लगता है जब कैमरा सामने होता है ना, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ कचोटती है कि मैं रियल लाइफ में तो बहुत एक्टिंग करता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कैरेक्टर के थ्रू, मैं अपना सच दिखाने का मौका मिला है, और मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगा इस चीज़ को। तो जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है तो पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सब कुछ झोंक देते हैं आप, कुछ अचीव कर, एक वो ऑनेस्टी परफॉर्मेंस में, वो ऑनेस्टी पकड़ने के लिए। तो चूँकि उस चीज़ को लोग, बहुत सारे लोग जो आपके दोस्त भी नहीं हो, वो अप्रिशिएट करते हैं उस काम को। कर तो आप ही रहे हैं, आपका काम है, लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन आप अगर ज़िंदगी में अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम, ठीक है, वो अच्छी बात है, इट्स गुड, बट जब जो आपको जानते भी नहीं, जब वो आपका काम देखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, तो खुशी तो होती है ना। तो एप्रिसिएशन के लिए ही कर रहे हैं ना फिर? तो फिर स्टार क्यों नहीं बनना था? स्टार ही तो बनना था। ये स्टार क्या होता है? क्या होता है, एक होता है कि लाइक आपकी परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप दूसरी परफॉर्मेंस आगे आने वाले वक्त में जो आप काम करेंगे, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है एक्टर को। तो वो बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट कर सके। लोग जब मोटिवेट करते हैं आपको, तो डेफिनेटली आप उसी शिद्दत के साथ फिर से दोबारा काम करते हैं, दूसरा काम। तो ये एक एक्टर का लालच तो होता ही है कि इवन जब हम थिएटर भी करते हैं, हम चाहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस हमारे प्ले को देखे, अप्रिशिएट करे, हमें सराहना दे, ताकि हम मजबूती के साथ वापस से फिर से कर सकें उस चीज़ को। आपके कैरेक्टर्स को कहा जाता है कल्ट कैरेक्टर्स हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, रमन राघव 2.0 हो गया, सीक्रेट गेम्स ऑब्वियसली, बहुत सारे हैं, रात अकेली है, थम्मा भी आ रही है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, आप कह रहे हैं कि ऑनेस्टली इनको पोर्ट्रे करने का ही पूरा पैशन है। इनको पोर्ट्रे करते करते कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आपको खुद ही डर लगा हो कि अरे ये कैसा इंसान है, क्योंकि आप उसमें घुस गए? ऑफ कोर्स बहुत सारे कैरेक्टर थे, लाइक फॉर एग्जांपल रमन राघव था, क्योंकि रमन राघव की जो थॉट था वो ये था कि वो बोलता था कि मैं इंसान तो किसी चीज़ की आड़ लेके मारता है, धर्म की आड़ लेके मारता है, समाज की आड़ लेके मारता है, और कानून की आड़ लेके मारता है। मैं तो सपाट मारता हूँ और मुझे दर्द भी नहीं होता। प्योर इविल। प्योर इविल। मतलब इस चीज़ पे मेरा यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसका किरदार करना है कि जो आदमी खाते पीते हफ्ते मुफ्ते मार देता है और उसको पेन भी नहीं, वो बोलता भी है
ऐसे आदमी की थॉट पे बिलीव करना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जिसके लिए मैं फिर थोड़ा 5 to 6 डेज़ के लिए अलूफ हो गया था और बिलीव करने की कोशिश कर रहा था कि मैं रमन राघव हूँ, मैं मार सकता हूँ किसी को, मैं मार सकता हूँ। 5 डेज़ तक मैं अपने आप को यही बोलता रहा कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं मार सकता हूँ, मुझे पेन भी नहीं होगा। लेकिन नवाज़ को तो पेन होता है, नवाज़ ने तो आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। लेकिन मुझे इस तरह का किरदार करना है तो मैं अपने आप को बिलीव कराना पड़ता है, मेक बिलीव होता है, तो तब जाके एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट मेक बिलीव कि आप अपने आप को वैसे सीरियसली ऑनेस्टली वैसा समझने लगे, वाकई अंदर से आप समझने लगे। उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती हैं कि कैसे आप मेक बिलीव करें उस चीज़ को। तो जब 5 डेज़ के बाद में जब आया, मैंने बिलीव करने लगा मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, और वो किया, तो फिर आई थिंक कहीं ना कहीं आती भी हूँ चीज़ें पकड़ में, क्योंकि आप सीरियस हैं उस चीज़ के लिए, मेक डर बिलीव नहीं के लिए लगता कि सीरियस है। अब मैं ऐसा हो गया हूँ? ऑफकोर्स डर मैं खुद से अपने आप से डरने लगा था। तो बाद में इसलिए अब चूंकि करना पड़ेगा वो, तो 1 डेढ़ महीने की तो बात है, ठीक है। अगर मैं उस 1 2 महीने उसमें रह लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इट्स ओके, हमारा काम भी है। तो उसके बाद वो मेरी ज़िंदगी से लाइफ में से चला गया और मैंने हाथ जोड़ लिए कि भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। जाने उसके लाइफ में से जाने में कोई दिक्कत हुई? ऑफकोर्स दिक्कत होती है, क्योंकि कर तो आप ही रहे हो, कंप्यूटर तो है नहीं कि फ्लॉपी घुमाई और कर दिया। कहीं ना कहीं इंसान है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन उसको जितनी जल्दी डिस्ट्रॉयड कर दिया जाए अपनी ज़िंदगी से अच्छा है। नहीं तो इस तरह के किरदार, ये वाली मेहनत, उसके बाद एप्रिसिएशन, लेकिन फिर ये जो देखते हैं कि साहब इसने 1,000 करोड़ बना लिए, उसने उस फिल्म में 2,000 करोड़ बना लिए, उस फिल्म ने 4,000 करोड़ बना लिए, आपको नहीं लगता कि हमारी फिल्में भी ऐसी बनानी चाहिए, इतने 1,000 करोड़? उसके लिए देखो दूसरी फिल्में होती हैं। तो वो नहीं करनी आपको, क्यों? नहीं अब मैंने की भी है, ऐसी हाँ। बात नहीं, मैंने, लेकिन आउट एंड आउट मैं एज एन एक्टर वो फिल्में करता हूँ क्योंकि मेरा एक्टर इन्हांस होता है उसमें। जब हम प्लेस भी करते थे वो अलग अलग फॉर्म में प्लेस करते थे, तो मेरे लिए सिनेमा बहुत ही अलग अलग, जैसे कमर्शियल फिल्म है वो एक फॉर्म है, रियलिस्टिक सिनेमा या कुछ दूसरे तरीके का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा वो भी एक फॉर्म है। और एक्टर आप को जब कमर्शियल करते हैं तो क्या आपको लगता है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? नहीं कंप्रोमाइज़ नहीं, मेरे लिए ऑफ कोर्स मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कमर्शियल सिनेमा करते हैं तो वो भी एक तरह की फॉर्म है और एक्टर को करनी चाहिए वो भी, वो इसलिए उससे आपका एक्टर ही इन्हांस होगा। अगर मैं कोई फोक थिएटर कर रहा हूँ एट द सेम टाइम मैं कोई ट्रेडिशनल प्ले कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं संस्कृत प्ले कर रहा हूँ या पारसी थिएटर कर रहा हूँ जिसमें लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट किया जाता है, वो भी एक फॉर्म है। और एज एन एक्टर आपको हर फॉर्म के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं कि भाई मैं कमर्शियल फिल्म में मैं दूसरे दर्जे का वो कर रहा हूँ उसको, नहीं, वो भी एक, इवन हमारी तो म्यूज़िकल फिल्में हैं ये, फिल्में भी क्या बोले उनको, म्यूज़िकल फिल्में हैं। और हमारी पहचान ही यही है हमारे सिनेमा की, बॉलीवुड की पहचान ही ये है कि म्यूज़िकल सिनेमा होता है वो, तो वो भी एक फॉर्म है, इज़ गुड। अगर एक्टर ये सोच ले कि नहीं मैं ये सिनेमा नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लिमिटेशन को लिमिटेड कर रहे हैं अपने आप को, तो नहीं करना चाहिए। गो अहेड ऑन डू व्हाटएवर यू वांट। हिंदी फिल्मों के कमर्शियल एक्टर को देखकर आपको कोई कभी हैरानी हुई कि अरे आपको लगा नहीं था कि ये भी ऐसे काम कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखते भी आ रहे हैं, उस माहौल में भी थे। ऐसे तो जब मैं आया तो मैंने तो आर्टिस्टिक फिल्में भी नहीं की थी, तो उसमें भी पहली बार मैं उसमें ज़्यादा शॉक्ड हुआ था कि यार इतना डेप्थ में जाके करवा रहे हैं काम, नहीं अभी नहीं आया, डू इट अगेन, ये वो सारी चीज़ें, मतलब क्या मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या चाहते हैं लोग। और मैं भी उनकी नज़र में होगा कुछ चाहते हो। बहुत सारी सीरियस फिल्मों में ये भी लगा कि कैमरे के सामने थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा था, मुझे रोका गया, तो उसमें मुझे ज़्यादा वो लगा। ऐसा कोई इंस्टेंस? लाइक फॉर एग्जांपल एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी बहुत पहले 2003 में, बाईपास, जिसमें इरफान भाई भी थे, मैं था, हम लोग जैसलमेर में शूट कर रहे थे। तो उसमें ये था कि मुझे एक को मारना था, ऐसे ढाबे में है बाईपास में, हमारे एक सीनियर टीचर हैं वो कैरेक्टर कर रहे थे एक, तो उनको लेके मैं ऐसे करता था। तो मुझे आसिफ कपाड़िया जिनको आई थिंक 2-3 ऑस्कर मिल चुके, वो उसमें चीफ असिस्टेंट भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने आके मुझे बोला कि नवाज़ तुम प्रोफेशनल किलर हो, तुमने इससे पहले भी बहुत लोगों को मारा, तो
तुम्हें ये शो करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए बहुत इजी है और ताकत यहाँ लगानी चाहिए, यहाँ नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ये फिल्मी है। मैंने बात तो सही कह रहे हैं, तो ये मार दिया और हो गया काम। तो एक्स्ट्रा मत करो। तो ये तब समझ में आया कि हाँ वाकई कुछ फिल्मों में जो जो हम फिल्में देखते हैं उसमें एक्स्ट्रा किया जाता है। तो ये लोग थोड़ा रियलिस्टिक चाह रहे हैं, थोड़ा इनका मेजरमेंट करेक्ट होना चाहिए, ये वो चाह रहे हैं। तो इससे क्या आपका एक्टर ही इन्हांस होता है कि आप जब आर्टिस्टिक फिल्में करते हैं तो वो बहुत रियलिस्टिक, नॉर्मल, एक्स्ट्रा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी एक सपोज एक स्पीच है, अगर एक स्पीच को मैं अपने आईबॉल शिफ्ट करके कन्वे कर देता हूँ तो मुझे उसके लिए 100 डायलॉग बोलने की या 2 पेज बोलने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई धीरे धीरे, ये थी। क्या थिएटर में ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है ये क्या फिल्म में, क्योंकि कैमरा है तो वो ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है जी। और थिएटर आप बहुत साल बाद अब करने जा रहे हैं। हमें पता लगा आप अमेरिका जा रहे हैं, पूरा टूर कर रहे हैं थिएटर का। ये इतने साल बाद, लगभग 30 साल बाद, 29-30 साल बाद आप फिर तो इतने साल बाद थिएटर क्यों? मुझे लगने लगा था धीरे धीरे कि थोड़ा सा ना इस बीच में मेरा कोई थिएटर ही नहीं गया, सिर्फ फिल्में करता चला गया। मुझे लगा थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है मेरी एक्टिंग में, थोड़ा मुझे अब वापस से वो करना चाहिए जो नवाज़ पहले था, वापस से थोड़ा सा उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्यों? होता है कंटिन्यूसली काम करते 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 आपको थोड़ा सा फील होता है कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अभी वो फील होता है, हर फील्ड में, हर क्रिएटिव फील्ड में होता है कि थोड़ा स्टॉप किया जाए चीज़ों को। लेट्स सी वापस से उस प्रोसेस में जाते जहाँ से फाइंड आउट करने की हैबिट थी हमारी, थोड़ा करके देखता हूँ मैं, वापस से फिर आऊँगा। लेट्स सी क्या बहुत सारी चीज़ें, क्या पता बहुत सारी चीज़ें पता चले, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो आपको अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा ऑडियंस कौन सी याद है बचपन से लेके? थिएटर में हाँ, कुछ भी परफॉर्मेंस करते हुए। आई थिंक थिएटर के दौरान ही कभी कभी मैंने ट्रैवलिंग नहीं की कभी थिएटर को लेकर। मैंने एनएसडी में प्ले किया, या जैसे एसआरसी है, एसआरसी का ऑडिटोरियम में, कमानी है, ये वो, इन सब में थिएटर किया। तो उसकी एक लगी बंधी ऑडियंस है जो आती थी। वो वाला एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ जब मैं बाहर जाके नई ऑडियंस के सामने प्ले कर रहा हूँ। वो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है मेरे साथ। लेट्स सी, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। और इसमें आपकी बेटी भी आपके साथ है। ये बेटी के लिए ज़्यादा नर्वस होने की बात है या आपके लिए ज़्यादा नर्वस होने की बात है? मैं ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मैं उसको भी देख रहा था एट द सेम टाइम। मैं परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ और उसके रिएक्शंस भी देख रहा हूँ, और हमेशा फ़िक्रमंद रहता था मैं उसको लेके, कहीं ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम हमने एक शो कर लिया यहाँ पे, इन द सेंस के हालांकि रिहर्सल ही था वो शो, बट मेरे लिए एक टेस्ट था, और उसके लिए तो था ही खैर, लेकिन मेरे लिए दो टेस्ट थे। एक तो मेरा खुद का टेस्ट और एक उसके लिए कि वो कैसा करेगी, ऑडियंस के सामने जाती नर्वस तो नहीं हो जाएगी। बट जो बच्चे होते हैं हम उनको कम आंकते हैं और बच्चे संभाल लेते हैं चीज़ों को। तो आई थिंक उसका जो पहला एक्सपोजर था यहीं पे जब हुआ, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मुझे अब इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना ख़राब कर रहा हूँ। बच्चे माँ बाप को खुश करने में लगे रहते हैं, माँ बाप बच्चों को खुश करने में लगे रहते हैं। किसको कहाँ पे रुकना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा हम लोग पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। हम लोग उनको खुश करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमारी परवाह नहीं करते, और ये अच्छी बात भी है। उनका अपना अलग जोन है। वो अब मेरी बेटी जब प्ले शुरू हुआ यहाँ पे जब ऑडियंस के सामने, तो वो बॉक्सिंग कर रही थी, क्योंकि शुरुआत उसी से होती थी और कर्टन था और मैं विंग से उसको देख रहा था, तो वो बॉक्सिंग कर रही थी ऐसे से। मैंने शोरा फोकस फोकस, तो बोले, और प्ले शुरू हुआ तो उसे वो करती चली गई। और हम जैसे जो हम जिस स्कूल से हम लोग हैं, हम वो कि प्ले शुरू होने से पूरा फोकस करके कंसंट्रेट करके ऐसे रहते हैं। फिर जब प्ले ख़त्म हुआ तो उसने मुझे बोला, पापा आप ना प्ले से पहले जो रिहर्सल हो रही थी उसमें पूरी एनर्जी लगा दिया आपने, और वहाँ पे जब प्ले हुआ तो आप बिल्कुल थक गए। और हुआ था ये मेरे साथ। तो बोले शेर की तरह होना चाहिए, पूरे सुस्त बैठे रहो, लेकिन जब शिकार आए तब एनर्जी लगाओ।
अब मुझे 15 साल की बेटी मुझे ये समझा रही, तो मुझे अब हमारा जो स्कूल, जिस स्कूल से हम बिलोंग करते हैं उसमें तो नहीं नहीं पूरा फोकस करके रखो, पूरा फोकस करो, ये करो वो करो। तो मैं शॉक्ड हो गया उसकी बात को सुन के। मैंने कहा यार उनका आई थिंक एक तो ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है उनकी, और उन्होंने अगर काम कर लिया सीरियसली फिर वो जाने वाली नहीं है उनके पास से चीज़ें। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बच्चों को ना शुरू से थिएटर में डाल देना चाहिए। मुझे अब उसको देख के हमारी वो हुई प्रॉब्लम हुई कि हमने बहुत वक्त के बाद थिएटर ज्वाइन किया, बट मुझे लगता है कि थिएटर बहुत सारी चीज़ों से ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व करा देता। थिएटर एक ऐसी चीज़ है, मतलब ट्रेनिंग स्कूल से भी खूबसूरत चीज़ होती है, ट्रेनिंग भी करनी चाहिए एक्टर को। जो वर्कशॉप करते हैं, जो हज़ारों स्कूल हैं हिंदुस्तान में, अपने कंट्री में, उनसे बेटर है कि आप अपने बच्चों को आप थिएटर कराओ, थिएटर देखो और थिएटर कराओ। बहुत सा जैसे एनएसडी में टाइट थिएटर इन एजुकेशन, वहाँ बच्चों को लेके थिएटर करवाओ। उससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं। वहाँ पे आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमा है, वो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बच्चों की, और बच्चा बहुत ही शार्पली सोचने लगता है। तो ये खूबसूरत चीज़ है थिएटर। ये तो आप समझते हैं क्योंकि आप एक्टर हैं, आपके घर में तो नहीं समझते थे होंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं बेटी को लेके आया थिएटर में। नहीं तो आपके घर में तो बच्चे बहुत थे, और उनमें से आपको लगा कभी कि माँ बाप को समझाऊं कि नहीं इससे ये होता है? हमारे घर में तो जब मैं गांव में था वहाँ तो कोई जानता ही नहीं था, कोई थिएटर नाम की कोई चीज़ थी नहीं। हम लोग जब बाहर निकले दिल्ली में आए तब हमें पता चला अरे थिएटर भी नाम की चीज़ होती है कोई, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तब जाके पता चला। तो कैसे ये आए, कैसे आप, मतलब थिएटर में फिर जब वो एक्सपोजर ही नहीं था तो ये कैसे रास्ता बन गया अपने आप? आई थिंक आवारा घूमते घूमते चीज़ें पता चलने लगी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि क्या करूं मैं। जॉब मैं कर रहा था बड़ौदा में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में, तो उसमें मेरा मन लगता नहीं था। तो मैं सोचा क्या करूं, क्या ऐसी मुझे छटपटा रहा था उस दौरान में, बट ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहता हूँ मैं। वो गाहे बगाहे किसी ने मुझे थिएटर दिखा दिया, और देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, जिसकी शक्ल मुझे या लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहे थे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी अपनी लाइफ में बोर नहीं होगा। जॉब में बोर हो रहा था मैंने ये एक खूबसूरत चीज़ ऐसी है जिसमें मैं बोर नहीं होगा, और मैंने सब छोड़ दिया। मैं बड़ौदा से मैंने थिएटर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। कई मौके ऐसे भी तो आए होंगे ना जब हिम्मत टूटती होगी? बिल्कुल, ऑफकोर्स आते हैं। तो फिर क्या होता था? मेरे सामने कई मौके ऐसे आए, इवन यहाँ पे भी और वहाँ पे रहते हुए, थिएटर करते हुए भी। थिएटर करते हुए तो ये था कि ट्रेनिंग है, अभी वो प्ले कर रहे हैं, उसमें बिजी थे क्योंकि ग्रुप था, खाना पीना कहीं ना कहीं से मिल जाता था, ग्रुप के जो ग्रुप लेके आते थे खाना मिल जाता था। बट जब यहाँ पे कर रहे थे तो बहुत बार हिम्मत टूटी, लेकिन तब तक हमारा वो टाइम आ चुका था हम इसको छोड़ के कुछ और करने के लायक बचे नहीं थे। अभी करना तो यही करना। कैसे टूटी मतलब खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, हम तो सर्वाइवल के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ ऐसा वो नहीं है। दोस्त यार भी कब तक खिला सकते हैं आपको, मतलब लिटरली ऑफ कोर्स। खाने का ही? खाने का सबसे बड़ा स्ट्रगल था फ्रेंकली स्पीकिंग, और लेकिन कुछ दूसरी चीज़ कर नहीं सकते थे, कुछ दूसरा काम आता नहीं था। कोई ऐसा मंजर आपको याद है अभी भी, या जहन में छपा हुआ है कि वो भी दिन था जब? हालांकि मैं एक मंजर था जब बहुत टाइम हो गया। आई थिंक मैं बॉम्बे में, इसीलिए मुझे पैसे से ना बहुत ज़्यादा वो लगाव कुछ इतना है नहीं, क्योंकि पैसे के गुलाम जब बन जाता है ना इंसान तब बड़ी पैथेटिक हो जाती हैं चीज़ें। हमारे कंट्री में बहुत खूबसूरत कंट्री है कि अगर आप यहाँ पे भूखे भी हैं ना, यार दोस्त बहुत होते हैं जो खिला देते हैं आपको, या कहीं भी चले जाए आपको लोग खिला देते हैं। मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, या गुरुद्वारा चले जाओ, जाने हज़ारों बार तो मैंने गुरुद्वारा में खाना खाया है। कौन से वाले में? यही चार बंगला पे है। तो किसी दोस्त से बोल दो, ये शायद मुझे नहीं लगता कि बाहर कहीं दूसरी कंट्री में ऐसा होता होगा, बट हमारे यहाँ ना जो आपस में जो एडजस्टमेंट वाली बात है ये बड़ी खूबसूरत है। जुगाड़बाजी से ये वो सब, जो यार दोस्त और किसी को बोल दो तो वो हाँ ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो यही कल्चर है कि यहाँ पे भिखारी भी भूखा नहीं सोता,
तो लोग देते ही हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है हमारी कंट्री में, क्योंकि मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ। मेरे 1 साल तक मेरे पास पैसा नहीं था, तो ऑफ कोर्स उसमें यार दोस्त ही थे जो खाना खिलाते थे, या कहीं लंगर है तो वहीं खा लो जाके, कुछ भी है। भूखा पेट आज तक नहीं सोए ये एक अच्छी बात थी। इस तो एक बार क्या हुआ था कि मुझे पैसा नहीं था मेरे पास, मतलब बहुत टाइम से पैसा नहीं था, खाना तो खा ही लेते थे। मैं अपने दोस्त के पास गया, मेरे पास मेरे सीनियर थे मनोज मिश्रा, वो आए भी थे भी कुछ दिन, बहुत अच्छे इंसान थे वो, मेरे सीनियर थे। तो उनसे मैंने बोला कि मनोज भाई कुछ पैसे दे दो मुझे। बोले यार मेरे पास भी 100 रुपये हैं। तो बोले 50 दे दो उसमें से, 100 तो है आपके पास तो उन्होंने कैसे छुट्टा करके मुझे दे दिए, और मैं लेके खड़ा हुआ हूँ, वो मेरी तरफ खड़े हुए, और अचानक से हम दोनों को ऐसा लगा कि ये कब तक चलता रहेगा। उनकी भी आंखों में आंसू हो गए, फर्स्ट टाइम मैं टूटा, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, मेरी भी। मैं दीवार से सटा हुआ था और ऐसे बिल्कुल ढीला ऐसे गिर गया। एनीवे उन्होंने मुझे सहारा दिया और मैं तभी 50 रुपये लेके भागा ट्रेन से, और मैंने अपनी मनपसंद का खाना खाया दबा के तो मैंने खाना खाओ यार, पहले बहुत टाइम से नहीं मिला। तो इस तरह की स्थिति आती है। हालांकि इतना बड़ा मोस्टली जो ये मेरी खुद की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने उल्टा तीर लिया था मेरे साथ ये सब, ऑफ कोर्स। तो इतनी ज़्यादा कंप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, मुझे मालूम था कि स्ट्रगल में सारी चीज़ें होंगी, इट्स ओके। इस पर ये जो जहन में गरीबी है वो कभी जाती है कि जब उस दौर में आदमी होता है या वो एक जीवन का देखा होता है वैसा जीवन, तो रेस्टोरेंट में भी जाएगा तो चाहे पैसा हो लेकिन फिर भी देख लेता है ये चीज़ें कितने की मिल रही हैं, और चीज़ें महंगी लगने लगती हैं कि अरे यार इतना पैसा इसका किस बात का ले रहे हैं, या जब पैसा इतना आ जाता है तो ये सब दिमाग से निकल जाता है कि चलो। मुझे लगता है मैं सच बताऊं, शुरू में जब मुझे पैसा आना शुरू हुआ तो मुझे यकीन नहीं हुआ। अब मैं गरीब आदमी, मुझे लगा कि यार संभाल के रखेंगे, लेकिन जब आता चला गया और आया, फिर मेरा मोह ख़त्म हो गया। मैंने जानना भी नहीं चाहा कितना पैसा है, भाड़ में जाए, मुझे नहीं। एक स्टेज आती है। हाँ, एक स्टेज ऐसी भी आती है। आज स्टेज ऐसी है कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है कि अगर महंगी से महंगी भी चीज़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब ले लिया, ठीक है, ओके। क्योंकि पैसे से शायद अभी इस वक्त ऐसा, जब गरीबी थी तब पैसे से इतना मोह नहीं था, अब पैसा आ गया तो अब पैसे से मोह। वो जो बीच का रास्ता, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आई थिंक। अब मुझे मालूम है, ठीक है, अब आता ही रहेगा यार, इसमें क्या इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लेकिन खुशी इस बात की होती है कि कई बार शायद बहुत सारे लोग मेरी इस बात को अंडरस्टैंड ना करें, बट मुझे लगता है कि आप खुद को ऐसा बना लो जिस भी फील्ड में है कि लोग पैसा लेके खड़े रहें। इतनी काबिल, इतनी प्रैक्टिस कर लो अपने सब्जेक्ट में, अपनी चीज़ में, इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि जो चीज़ आप जानते हो वो कोई ना जानता हो। इतने एक्सपर्टीज़ आपको अचीव करनी पड़ेगी लाइफ में, फिर पैसा कहीं जाने वाला ही नहीं है। आपने कभी सिर्फ पैसे के लिए कोई काम किया? हाँ किए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल किए, क्योंकि उसमें बहुत पैसा मिल रहा था, मैंने किए वो। अफसोस होता कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्यों होगा अफसोस? मुझे उस वक्त पे पैसा चाहिए था, मैंने किया। मैंने इतना पैसा कर लो कि फिर आपको ज़रूर उसके पीछे भागने की ज़रूरत ना हो। अब मैं अपनी मर्ज़ी का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी शायद वो इसलिए काम किया कि मेरा हमेशा रहा, शुरू से रहा है कि अगर मैं एक पैसे के लिए फ़िल्म करूँगा ना, दूसरी फिल्म वैसी करूँगा जिसमें वो, अगर मैं फ्री में कर लूँ तो वो पैसा रहे मेरे पास, इसलिए मैं वो फ्री में कर रहा हूँ। बेटी एक्टिंग कर रही है, सक्सेस तो विरासत में नहीं हो सकती, मिल सकता। बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिल सकती हैं, सक्सेस नहीं मिल सकता। कई बार खौफ विरासत में मिलते हैं, कई बार जहनियत विरासत में मिलती है। आपको कभी ये डर रहता है कि ये वो वाली गलतियां ना कर दे जो मैंने की थी? आई थिंक, मुझे लगता है वो गलती करेगी खुद सीखेगी। मैं एज ए फादर एक काम कर सकता हूँ अपने बेटी के साथ, कि अभी मैं प्ले कर रहा हूँ उसके साथ, हो सकता है नेक्स्ट दूसरा कुछ प्ले भी करूँ, हो सकता है अभी मैं जा रहा हूँ बाहर
हो सकता है उसको मैं ट्रेनिंग करवाऊँ 2 साल का, हालांकि उसने वर्कशॉप्स किए हैं लंदन में, 5-6 वर्कशॉप्स किए हैं उसने। हो सकता है मैं उससे 2 साल मैं ये कर सकता हूँ कि उसकी बुनियाद बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूँ, ताकि उसको उसके बाद सोचना ना पड़े। इतनी स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता हूँ। बाकी वो गलतियाँ करेगी, खुद सीखेगी अपनी गलती से। मेरा जो फ़र्ज़ था वो, मुझे लगता है कि उसके अंदर, जैसे मेरी बेटी के हर बच्चे के अंदर ना ग्रास्पिंग पावर ट्रेमेंडस होती है, अमेजिंग होती है। अगर मैं 15 इयर्स की बच्ची को उसकी ग्रास्पिंग पावर या उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी पकड़ रही है उन सब चीज़ों को, तो और ट्रेनिंग भी ले लेगी। मैं उसको पूरी साजो सामान के साथ तैयार कर दूंगा। बट नाउ इट्स अप टू यू कि तुम उस तरीके से उसको कैसे यूज़ करोगे, गलतियाँ करोगे, सीखोगी। अच्छा अच्छे नहीं, पर कई तो ऐसे कई ऐसी खाइयां हैं जो आप देख चुके हैं, उनसे तो अपने बच्चे को आदमी बचाएगा ना। डेफिनेटली तो हमेशा रहता है। हम हर माँ बाप चाहते हैं कि आपका बेटा, बच्चे आपके उनको वो गलतियाँ ना करे। वो तो रहेगा, वो तो हमेशा रहता है। चाहे आप करने लायक भी ना हो, तब भी चाहते हैं। आप बूढ़े हो जाते तब भी सोचते कि नहीं थोड़ा बचा रहे। रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है क्या जब साथ में ही काम कर रहा हूं तो? रिश्ते निभाना, मैंने जैसे पहले भी बताया, वो वही है। आई थिंक हर चीज़ अपना टाइम मांगती है। माँ अपनी प्रॉपर टाइम मांगती है अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा हो मेरे पास। बच्चे अपना टाइम मांगते, फादर हो अपने पास। और मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मेरे एक बहुत सीनियर एक्टर थे, वो चाहते थे फिल्में करना। उनका, हो सकता है इस बात को बहुत लोग मुझे गलत बोले, बट हर आदमी की अपनी अपनी नेचर होती है। जो मेरे सीनियर थे वो चाहते थे फिल्में करना, बट उनको सीरियल मिल रहे थे, वो करना नहीं चाहते थे। एक बार उनकी बेटी थी, उसने बोला पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। उनके पास पैसे नहीं थे आइसक्रीम, अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए। खाना वाना खा लिया था, बट आइसक्रीम खिलाने का पैसा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि जब मेरी बेटी ने बोला मुझे कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं थे, उसी दिन मैं टूट गया था। फिर मैंने भाड़ में जाए, फिल्म ये वो सब, मैं टीवी सीरियल करूँगा और ये करूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं बच्चे को मैं खिलाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, ये भी खिलाऊंगा। उन्होंने ही बोला, गुड, अच्छी बात है। वो ऐसा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। बट मेरा इसमें थोड़ा सा टेक अलग इसलिए है कि अगर मेरी बेटी आइसक्रीम की, और मैं उस स्थिति में मैं होता, तो वो बोलती कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैं बोलता बेटा खाना खिला दिया ना मैंने, आइसक्रीम के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं खिलाऊंगा आपको। शायद हो सकता है 1 साल के बाद खिलाऊं या 6 महीने के बाद, कल खिलाऊं। लेकिन मैं उसके लिए, उस चीज़ के लिए उस तरह का काम ना करता जो मुझे मजबूरन करना पड़े। मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करता उस जगह पे। ये मेरा थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने ये सोचा, खाना खिला दिया ना, अभी से मैं आपको प्रिविलेज, मतलब वो हर चीज़ नहीं दे सकता हूँ। जब मेरे पास होंगी चीज़ें, मैं आपको तब दे दूंगा वो चीज़ें, बट फ़िलहाल नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं एक गरीब बाप हूँ तो मैं अपनी चादर के अनुसार ही आपको ना चीज़ें दे सकता हूँ। चादर के बाहर ला के चीज़ें नहीं दे सकता। आपको कभी लगा कि रिश्तों ने आपको कभी नहीं समझा? आई थिंक हाँ, उठापटक हर जगह आती है, बाद में समझ लेते हैं एक दूसरे को, समझ आ जाने लगती हैं चीज़ें कि क्यों इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। कभी कभी क्या होता है, उस वक्त समझ में नहीं आती चीज़ें, बाद में समझ में आती है और बाद में फिर ठीक हो जाती है। वो हर जगह है, आई थिंक वो चीज़ें हर जगह। क्या दोनों तरफ गलती होती है या एक ही तरफ होती है, या कभी ऐसा लगा कि ये तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि गलत कौन था? मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो घर में अगर कोई कमा रहा है, उसको रेस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फीमेल कमा रही हो, चाहे मेल कमा रहा है, कोई भी उसको, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से फाइट करके घर पे आ रहा है, तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो आके वो बाहर भी फाइट कर रहा है, बाहर भी स्ट्रगल कर रहा है, बाहर भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, और अंदर भी आके रिश्तेदारी में भी आके उनको सबको जमाने की कोशिश कर रहा है। उससे बेहतर है कि जो बाहर काम कर रहा है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सारी चीज़ें, वो फीमेल भी हो सकती है ऑफ कोर्स, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने
ऑटोबायोग्राफी आपने विड्रॉ की अपनी, तो क्या आपको, क्यों आपने ऐसा किया? आपको क्या लगा कि आपका सच अलग है, दूसरों का सच अलग है, आप समझ नहीं पाए? आई थिंक मुझे लगता है मैंने वो बहुत ही जल्दबाजी में वो सारी चीज़ें हो गई जिसमें बहुत सारी गलतियाँ मेरी थी, तो मैंने वो विड्रॉ कर ली। मैं किसी उसमें जाना नहीं चाहता था, कंट्रोवर्शियल चीज़ें मैं नहीं जानना चाहता था। मैं तो बहुत जल्दी भी हो गई वो, और बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो गई उसमें। तो और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी मेरी औकात इतनी बड़ी है कि मैं मेमोir लिख सकूं। मेमोir था, बायोग्राफी तो नहीं थी, मेमोir था। मैं मेमोir लिख सकूं, उसके लिए बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है। वो अभी मैं उसके आसपास भी नहीं पहुंचा हूँ। तो बहुत जल्दबाजी हो गई थी, और वो गलत ही स्टेप था, गलत डिसीजन था मेरा। कंट्रोवर्सी से जो कंट्रोवर्सी जब होती है तो छवि को नुकसान होता है, इमेज को नुकसान होता है, और आदमी को भी नुकसान होता है। कौन सा नुकसान ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है? आई थिंक वो जो एक आपके जब कैरेक्टर पे जब उंगलियां उठती हैं उसको सही करने में बहुत वक्त लग जाता है। वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। जब आपको, जब आप है नहीं और आपके बारे में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो बड़ा कचोटता है, क्योंकि आपको एक्चुअली पता है कि नहीं ये चीज़ें तो है ही नहीं मेरे अंदर, तो ये तो मैंने किया ही नहीं था। लेकिन आपकी इमेज दूसरी तरीके से जब बनाई जाती है वो ज़्यादा कचोटता है। आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ट्रोल करते हैं, वो सब आपको अफेक्ट करता है? पहले करता था, अब नहीं करता है। अब बिल्कुल भी नहीं करता। अब कोई कुछ भी कर दे, अफेक्ट नहीं पड़ता, कोई ऐसा क्योंकि इतना टॉक्सिफिकेशन हो गया, टॉक्सिक हो गया ये सारा चीज़ें। लोगों ने इतना सॉफ्ट टारगेट हो गए सेलिब्रिटी इंडस्ट्री। हाँ, ऐसा लगता है कि पूरा के सब लोग उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं उनको बदनाम करने में। तो अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना कर लिया ना, इतना बदनाम कर लिया लोगों को, हर एक्टर को, स्टार को, फीमेल एक्टर्स को इतना ज़्यादा कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है ना कि सॉफ्ट टारगेट है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो लोगों ने भी सोचा ठीक है, करो जो कुछ करना करो, झूठी खबरें फैलानी फैलाओ, कुछ भी करना है करो। मतलब आप छोड़ते ही नहीं, मतलब फीमेल एक्ट्रेस को नहीं छोड़ते लोग। उससे पता चलता है ना, आपका माइंडसेट का पता चलता है कि क्यों कितनी इनसिक्योरिटी है कि एक सक्सेसफुल एक्टर को या एक्ट्रेसेस को या स्टार को या फीमेल स्टार को आप किस तरीके से टारगेट कर रहे हो। पता चलता है कि आप कितनी जेलसी है आपके अंदर, कितनी इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। आप थिएटर कर रहे हैं, थिएटर और फिल्म में एक बड़ा फ़र्क तो ये बताया जाता है कि उस पर रीटेक नहीं होते। ये जो रीटेक करने की आदत हो जाती है एक्टर को, वो फिर दिक्कत देगी जब 30 साल बाद फिर आ रहे हैं थिएटर में। तो उसके लिए प्रैक्टिस है। ऑफ कोर्स आप रिटेक नहीं कर सकते, इसीलिए आई थिंक हमने अपने प्ले की इतनी प्रैक्टिस की। अब अगर सोते हुए भी आज मुझे उठा दोगे तो डर से मैं बोलते चला जाऊँगा सारे डायलॉग। तो उसके लिए प्रैक्टिस है, हर चीज़ का एक तोड़ है कि खुद ही को कर बुलंद इतना। वनन आई थिंक हमारा जो प्ले है वो 1 घंटा 20 मिनट का है, और कोई इंटरवल नहीं है। जब शुरू होता है तो ख़त्म होता है, और मुश्किल से 3 ही कैरेक्टर है हमारे प्ले में। मैं हूँ, एक लड़की है और बेटी है। बस एक 1.5 आवर में ख़त्म कर देते हैं उस प्ले। अभी लाइफ अगर फिल्म होती तो इसमें से कौन सा पार्ट आप एडिट मार देते कि यार ये एडिट मारो, ये मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए, जो रिकॉर्ड जाएगा? मुझे शुरू में लगता था कि बहुत सारी मेरी लाइफ में ऐसे है जिसको मैं एडिट मार सकता था, बट अब आके ऐसा लगता है कि नहीं। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। इन फिल्मों में भी फंबल, ओवरलैपिंग, कुछ चीज़ भूल गए तो उसको, ये मैंने बहुत सारी फिल्मों में किया है। तो क्या होता था, पहले एडिट मार देते अगर फंबल कर दिया, तो मैंने बहुत सारे अपने डायरेक्टर से है, फंबल मत मारो, फंबल होने दो। रियल लाइफ में होता है ना, तो जब अगर फिल्म हो रहा तो क्यों एक, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि रियल लाइफ में जो भी है ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ कि जो उसको एडिट मारें आप। मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, मिस्टेक होनी भी चाहिए। मैं भी शायद आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, दूसरे लोग भी
आपकी उन चीज़ों से परफेक्शन जो है ना मुझसे बहुत बोरिंग चीज़ है। मैं नहीं चाहता परफेक्शन हो, ना मेरे लाइफ में परफेक्शन हो, ना मेरी सिनेमा में या मेरी फिल्मों में, मेरी एक्टिंग में परफेक्शन हो। मैं नहीं चाहता। परफेक्शन से मुझे हेट है, नफरत है मुझे परफेक्शन से। कौन से ऐसे फंबल वाले डायलॉग हैं जो दुनिया सोचती है कि ये तो बहुत बढ़िया एक्टिंग है? लाइक बहुत सारी फिल्मों में, जैसे मैंने ब्लैक फ्राइडे किया था एक, तो ब्लैक फ्राइडे में मेरा एक सीन करके दोबारा मुझे सीन करना था, उसमें बैठा दिया वहाँ पे और मुझे डायलॉग दिया। वो 1 पेज का डायलॉग था ऐसे, तो मैंने कहा मैंने तो याद नहीं, पहले जल्दी कर दो तो लाइट चली आएगी, ये वो सब करके मैंने वो यहाँ पे रख लिया वो पेपर, और कैमरा ऐसे था मेरे, और मुझे बोला बोलने के लिए, और बहुत सारे नाम थे उसमें, वो भी बताने थे मुझे। तो मेरे से सवाल किया, इंट्रोगेशन हो रहा था, मुझसे सवाल किया, मैं गया ये वो, मैंने देखा। अब चूँकि मैं नंगा बैठा हुआ था, उसमें नेकर पहने हुए था और पानी में भीगा हुआ था, तो जो डायलॉग लिखे हुए थे उसमें पानी गिर गया और वो मिट गया वहाँ से। तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो मिट गया, तो डायलॉग तो क्या करूँ? तो ये वो करके ऐसे कुछ बहाने करके ऐसे करने की कोशिश की, देखा। तो जब वो ब्लैक फ्राइडे का सीन है, जब वो बाद में फिल्म में आया तो लोगों को लगा कितना रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा था। तो वो बाल गिर गया था उसके, वो हटा रहा था, जबकि वो जानबूझ के कर रहा था क्योंकि मुझे डायलॉग देखना था वो। तो इससे पहले कि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे देखता तो वो तो पता चल जाता कैमरे को, लेकिन चूंकि आपका यहाँ बाल आ गया तो इन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ देख रहे हैं आप, बाल यहाँ देख आप यहाँ रहे हैं, तो डायलॉग दिख रहा है आपको। तो वही मैंने बताया ना, मैनेज कैसे किया जाता है, वही है। थिएटर में भी ऐसे ही, सिनेमा में भी ऐसे, बहुत इजीली मैनेज किया जा सकती हैं चीज़ें। तो वो उस तरह की चीज़ें बहुत सारी फिल्मों में की कि जहाँ पे आपको मौका मिला और आपने वो एक रॉ परफॉर्मेंस करने की कोशिश की। लाइक जैसे न्यूयॉर्क फिल्म थी कबीर, कबीर की, तो उसमें मेरा एक, मुझे बैठ के कटरीना कैफ सामने है कैमरे के सामने और इस तरह वो मेरा इंटरव्यू ले रही है, तो 4-5 पेज का वो डायलॉग्स थे। तो डायलॉग मैंने सिर्फ विजुअली देख लिया कि ऐसे ऐसे है, और याद ही नहीं किया डायलॉग। और जब बोलना शुरू किया तो वो धीरे धीरे लगने लगा, उसमें फंबल भी हुए, उसमें अटका भी मैं, बट वो पार्ट ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। और वो इतनी खूबसूरत चीज़ हो जाती है कभी कभी कि ऐसी फ्रेशनेस आती है कि ऐसा लगता है कि ये एक्टर है कि रियल आदमी है। तो देखो, परफेक्ट नहीं है वो सीन, लेकिन तब भी लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है परफेक्शन जो है वो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है। सबसे ज्यादा आपको डिमांड कौन से वाला डायलॉग सुनाने की आती है? बहुत सारे डायलॉग, आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो ये माझी द माउंटेन मैन का आता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो टाइप का। तो वो याद है आपको जब आपने वो बोला था, कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा ये बन जाएगा? ना, कभी नहीं। इवन जितने भी डायलॉग्स हैं, जितने भी मीम्स बनते हैं, पॉपुलर हुए डायलॉग, उस वक्त पे कभी सोचा नहीं था कि इनके ऐसा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जितनी भी डायलॉग पॉपुलर है वो, उसमें मेरी सबसे ख़राब एक्टिंग है, वो देखी नहीं जाती मेरे से, ऐसा होता है। कि वो कभी कभी अब लगता है कि आप उन्हीं। हाँ, भगवान है। मेरे से कोई बुलवा दे तो फिर अरे यार मत बुलवाओ यार, ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे पता है ना। बट आई डोंट नो, ये अनुराग का कमाल है या तो वटएवर, जो भी वो उनकी लिखाई ऐसी होती है, जो भी है। ये जो मीम बनता है, ये आपने कभी सोचा कि कभी कभी वाकई लग सकता है कि अपन भगवान है? ये उस वक्त पे नहीं सोचा था, बट जब इसके मीम्स बनने लगे तब मुझे लगा कि यार ये कॉम्प्लेक्सिटी सब बहुत सारे इंसानों में होती है। गॉड कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, लगने लगता है जब पावरफुल होते हैं आप, तो आपको लगने लगता है यार मैं, लगता तो है क्या आपको लगता नहीं आप एक्टिंग के भगवान हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना, सच बता रहा हूँ। मैंने जैसे शुरू में बताया, हज़ारों चीज़ें हैं एक्टिंग में सीखने के लिए, और उसके लिए एक लाइफ भी कम है। उसके लिए मुझे अब लगता है कि 2 लाइफ और मिल जाती तो बहुत कुछ अचीव कर लेता मैं, मतलब बहुत चीज़ें पता चल जाती। बचपन के कौन से दोस्त थे? बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। अभी आप थिएटर के दोस्त मेरे ज़्यादा हैं, और आज भी वो दोस्त हैं मेरे। आज अगर आखिर में आपसे कहूं कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, आज तक नहीं बोला,
आज बोलेंगे? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थे। मेरे एक टीचर थे हेमेंद्र भाटिया, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता, वो नहीं रहे। और मेरे टीचर हैं, स्पेशली मेरे टीचर्स, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे वो मेरे यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, स्कूल के हों, और चाहे मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हों, उन सबको बहुत थैंक्स बोलने का मन करता है। कोई ऐसा कोई ख़ास? मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त थे। एक नीरज बहल करके मेरा दोस्त था, वो अभी भी नहीं है, ऐसे वक्त से पहले चला गया। वो एक्टर था, उसको मैं थैंक्स बोलना चाहता था। किस बात का? क्योंकि आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त वो था जिसके मैं सामने में सारी बातें कर लेता था। हर आदमी शायद ऐसा इंसान ढूंढने की कोशिश करता है जिसके सामने उस कम्प्लीटली न्यूड हो विचारों के थ्रू, और जो आपके विचारों की रिस्पेक्ट करता हो, सुनता हो, आपके सच को सुनता हो। मेरे ख्याल से दुनिया में सच सब बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सच बोलने से घबराते हैं, लेकिन घबराता कोई नहीं है सच बोलने से। सुनने वाले जो है ना, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसा दोस्त था वो, जो मुझे जानता था, नवाज़ क्या अच्छे से जानता। और भी दोस्त हैं, हालांकि अभी भी ऐसे भी आज भी हैं दोस्त, कुछ दोस्त। एक मेरा सिद्धार्थ हुसैन एक दोस्त है मेरा, जिसके सामने मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, कभी मुझे जज नहीं करता। वो मेरे सामने बहुत सब कुछ बात कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कह के रहेगा कहने वाला, क्या करेगा कहने क्योंकि दिल की बात सुने दिल वाला। एक्जेक्टली। और कोई ऐसा जिसको सॉरी बोलनी हो? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे तो फिलहाल तो नहीं बोल सकता, बट है बहुत सारे लोग हैं जिनको सॉरी बोलना है। तो क्यों नहीं बोल सकते? अगर बोलनी है तो बोल दीजिए। बोलेंगे कभी ज़रूर, उसी को बोलूँगा, सबके सामने तो नहीं बोलूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे दिल खोल के बात करने के लिए। और जैसा आपने कहा, सच हर शख्स बोलना चाहता है। शायद लोग सच बोलना या अपना सच बोलना शुरू भी करें तो सुनने वाले अपने आप आ ही जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब ऑफकोर्स ऐसा चाहते हैं ऐसी दुनिया हो जहाँ पे झूठ बोलना ही ना पड़े। अगर काश ऐसी दुनिया बन जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ समाज बन जाए तो उससे खूबसूरत क्या चीज़ हो सकती है। स्पिरिचुअल लेवल पे शायद लोग अगर वाकई मान लें कि वो भगवान है तो सभी भगवान हो जाएं तो दुनिया। शुक्रिया नवाज साहब हमसे बात करने के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कह के रहेगा कहने वाला। कह के रहेगा कहने वाला।